सभी को नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ ही सुरेश कुमार राव और स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर पे। आज की जो अपना ये सेशन रहेगा वो सेकंड ग्रेड आरपीएस की जो नई भर्ती है उसके रिगार्डिंग रहेगा। और मैं आपको बता देना चाहूँगा आपके विश्वास के लिए कि मैं सुरेश कुमार राव, जिसमें आरपीएससी एग्ज़ाम 2022 जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम थी उसमें साइंस से मैंने एग्ज़ाम दिया और उसमें 96वीं रैंक जो 1500 समथिंग पोस्ट थी और उनके अंदर 96वीं पोस्ट के ऊपर मेरा सिलेक्शन हुआ। आज की इस क्लास के अंदर जो भी साइंस से सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा अनुभव शेयर करने का मेरा उद्देश्य रहेगा इस वीडियो के अंदर। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि ये जो सेशन होने वाला है वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे करके जाएगा और मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो लगातार वीडियो के ऊपर बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें और आपसे निवेदन भी यह भी रहेगा कि चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। अगर पसंद आता है तो आपके लिए ज़रा भी ये यूज़फुल होता है। तो चलिए देखिए, आज की जो अपनी चर्चा है वो जो रहेगी वो आरपीएस की जो नई वैकेंसी निकली है, आरपीएससी की जो नई वैकेंसी है जिसका विज्ञापन 2024 के अंदर निकल चुका है, आ चुका है। और इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म है, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें तो ये भी स्टार्ट हो चुका है जो कि 26 तारीख से, 26 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो गए हैं और ये फॉर्म जो हैं वो 24 तारीख तक, 24 जनवरी तक ये फॉर्म है वो फिल किए जाने हैं। ये जानकारी आप सभी को है। मैं थोड़ी बहुत जानकारी है वो इसकी यूँ आपके सामने रख देना चाहूँगा। बाकी तो जो भी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये सब चीज़ें जानते ही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये करें कि जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आने वाले 2-4 दिन के अंदर ही भर दें ताकि आप लोग इस एग्ज़ाम फॉर्म की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनसे एकदम से स्वतंत्र हो जाएं और अपना दिमाग है उसको बिल्कुल अपन एग्ज़ाम के लिए सेंट्रलाइज कर लें, केंद्रित कर लें। अब देखिए, जो मेन मोटिवेशन है, मुख्य बात जो है वो ये है कि इस एग्ज़ाम की डेट जो है, एग्ज़ाम डेट भी रिलीज हो चुकी है। और एग्ज़ाम डेट की बात अगर अपन करें तो ये मुख्य रूप से अपनी 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर से लेकर के और ये एग्ज़ाम 12 सितंबर, ठीक है, 2025 में यह एग्ज़ाम आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जानी है। अब इस एग्ज़ाम के अंदर अगर अपन देखते हैं तो मुख्य रूप से मोटा मोटी अपने पास में क्या बचते हैं, 8 मंथ बचते हैं, 8 महीने बचते हैं। अब इन 8 महीनों के अंदर और किस प्रकार से अपने को इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार की अपनी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। पहले मैं एक कॉमन स्ट्रेटजी है इसकी चर्चा करूंगा और उसके बाद साइंस से जो भी कैंडिडेट तैयारी करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स को क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या बेटर रहना चाहिए और किस लेवल की तैयारी है वो अपनी होनी चाहिए, इसकी भी अपनी स्ट्रेटजी है वो इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो लगातार बने रहें। अब देखो, 8 महीने का जो अपने पास में टाइम है, इस 8 महीने के टाइम को अपन ये तो नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन ये टाइम बहुत कम भी नहीं है। देखिए, अपन एक बार थोड़ा सा अगर ठंडे दिमाग से सोच करके देखें तो फर्स्ट ग्रेड के जो कैंडिडेट हैं वो भी सोच रहे थे जब तक ये डेट रिलीज नहीं हुई तब तक कि आगामी 8-10 महीने के बाद में अक्टूबर के पास आते आते और फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम होगी, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, तो तैयारी उसी हिसाब से वो ढीले ढाले चल रहे थे। अब जब आरपीएससी ने और ये डेट रिलीज करी तो अब उनका जो एग्ज़ाम है वो जून-जुलाई के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। 5.5 महीने का उनके पास में टाइम बचता है। अब उन कैंडिडेट का जो माइंड है या उनकी जो बातें हैं उनको अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि अगर थोड़ा सा 2-3 महीने का टाइम और मिल जाता तो अच्छा रहता। 5.5 महीने में बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है आरपीएससी। तो देखिए, उनका जो सोचना है और जो वक्तव्य है वो ये है कि 2-3 महीने का और मिलता, मतलब कि 7-8 महीने का टाइम मिलता, तो कैंडिडेट को जितना भी टाइम मिलता है वो ये सोचने लगता है कि ये टाइम तो कम है। तो देखिए, टाइम कम नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एकदम से नपातुला टाइम है। यदि अपन इसकी एक बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में अगर तैयारी करते हैं
तो 8 महीने में ये तैयारी आराम से कंप्लीट करी जा सकती है, लेकिन समर्पण चाहिए पूरा। अब देखो 8 महीने में किस किस प्रकार से तैयारी करी जानी चाहिए और क्या क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए इसके लिए अपन मुख्य रूप से जब बात करते हैं तो होता क्या है, देखिएगा मुख्य रूप से अपने दो पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो अपना होना है वो जीके का होना है और सेकंड पेपर जो है वो अपना होना है सब्जेक्ट का, ठीक है। क्या क्या इसके अंदर चीजें रहने वाली हैं सभी को पता है, लेकिन जब किसी बात की चर्चा की जाती है तो उसका बैकग्राउंड है वो अपने पास में होना जरूरी है। तो देखिए जीके जो है इसके अंदर अपने 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 100 क्वेश्चन है वो 200 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स अपने यहाँ पर होंगे। अब देखो इसमें अपना टारगेट क्या रहना चाहिए। मैं साइंस के कैंडिडेट्स के लिए ये चर्चा करना चाहूंगा। एकदम से अगर इस टारगेट को अपन लेकर के चलेंगे तो निश्चित तौर पर सेकंड ग्रेड टीचर बनने से आगामी वैकेंसी में कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो पोर्शन है वो 4 पोर्शन है। सबसे पहला जो पोर्शन है वो यहाँ पर है राजस्थान जीके, राजस्थान का पोर्शन है। इसमें राजस्थान की हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है, ठीक है, ये रहता है। हालांकि आरपीएससी में ये अलग अलग डिवाइड नहीं कर रखा कि किस पोर्शन से कौन से कितने क्वेश्चन आने हैं। पहले के सिलेबस में ऐसा होता था कि राजस्थान जीके से 40 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, लेकिन अब भी ये डिसाइड तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है, लेकिन अराउंड 40 क्वेश्चन ही अब पूछे जाते हैं। अब ये 38 हो सकते हैं, 42 हो सकते हैं, इतने क्वेश्चन राजस्थान जीके से अब भी पूछे जाते हैं। 2022 के अंदर हमने जो एग्जाम दी थी उस एग्जाम के अंदर भी ये कोई डिसाइड नहीं था, क्वेश्चन 100 डिसाइड थे, फिक्स थे, लेकिन राजस्थान जीके से 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कोई फिक्स नहीं था। फिर भी जो 2022 वाली जनरल सामान्य जो शिक्षा विभाग की थी उसकी वैकेंसीज के अंदर भी ये रेशो रहा था। 2022 वाले संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर भी ये रेशो रहा, और अभी जो 2 दिन पहले संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी हुई है, एग्जाम हुई है, चल भी रही है कुछ सब्जेक्ट की, आज भी है, तो उनके अंदर भी ये जो रेशियो है वो देखने को मिल रहा है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो इसके अंदर जो सेकंड पोर्शन आता है वो करंट का आता है, ठीक है, यानी कि आधुनिक जो मुख्य रूप से अपन देखें करंट अफेयर्स जो है उसकी अगर अपन चर्चा करें करंट जीके की तो उसके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये तो इसमें तो कोई सिलेबस चेंज होने वाला कोई ये भी नहीं है, 10 क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं नंबर 3, तो यहाँ पर जो बात आती है वो आपके इंडिया वर्ल्ड की आती है, ठीक है, तो इंडिया वर्ल्ड वाले के अंदर क्या रहता है 30 क्वेश्चन, अराउंड 30 क्वेश्चन है वो यहाँ से भी पूछ जाते हैं। इसके बाद में जो चौथा यहाँ पर पोर्शन आता है जो जीके के अंदर शामिल होता है वो होती है आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी की अगर बात करें तो इसके अंदर 20 क्वेश्चन हैं वो पूछ जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चंस की संख्या है वो अभी आगे से डिवाइड नहीं कर रखी, लेकिन ऐसा ही रहता है। ये 10 क्वेश्चन है वो पूछे ही पूछे जाते हैं, ये 20 क्वेश्चन है वो पूछे ही पूछे जाते हैं। अब कैंडिडेट्स राजस्थान वाले को इंडिया वर्ल्ड में रिलेट करके और क्वेश्चन की संख्या को कम ज्यादा कर लेते हैं, जबकि रहता यही है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब देखो साइंस के कैंडिडेट्स को इसके अंदर कम से कम क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो चाहे उतना कर सकते हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है ना, जितनी उनकी सिटिंग पावर है, जितनी उनकी माइंड पावर है, सोचने की क्षमता है, याद रखने की क्षमता है, जितना ज़्यादा करें कर सकते हैं। कम से कम क्या किया जाना चाहिए, कम से कम 100 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से काट पीट करके, और कोई भी कैंडिडेट साइंस का कैंडिडेट जो तैयारी करता है उसका टारगेट रहना चाहिए कि कम से कम 60 क्वेश्चन, 40% वाला, ये 40%, ये 40% अलग अलग दोनों पेपर में, ठीक है, जीके वाले पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी 40% का जो रूल है वो अब भी है, विज्ञापन के अंदर बिल्कुल ये चीज़ क्लियर की गई है। अब देखिए अपने को 40% नहीं, यहाँ पर 60% का 60 क्वेश्चन का टारगेट है वो लेकर के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जो पद है इसके अंदर तो उनके अंदर भी देखा जाए तो टोटल जो पोस्ट है
पोस्ट टोटल है इस वैकेंसी के अंदर वो 350 है साइंस वालों की। और उसके अंदर अगर टीएसपी एरियाज की देखें तो टीएसपी एरिया की इसके अंदर 89 पोस्ट हैं। तो नॉन टीएसपी की जो पोस्ट बच जाती हैं वो यहाँ पर है 261 पोस्ट, 261 ये पोस्ट हैं वो नॉन टीएसपी एरिया के लिए बचती हैं। अब इतनी पोस्ट के अंदर ये साइंस का डिपार्टमेंट वाले इसमें ज़्यादा ही है पोस्ट। अब इतनी पोस्ट में थोड़ा सा अपने को अपना लेवल जो है वो बढ़ा करके चलना पड़ेगा, अपनी जो टारगेट है उसको भी थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा, लेकिन उतना बहुत ज़्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं। तो कितने क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट कितने ही, लेकिन काट पीट करके और अपने कितने क्वेश्चन बच जाने चाहिए, 60 क्वेश्चन है वो बिल्कुल फ्रेश बचने ही बचने चाहिए। अब ये 60 क्वेश्चन देखिए किस तरह से अपने को इसको मैनेज करके चलना है। और बिल्कुल मैनेजमेंट के ऊपर अगर अपन जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, अपना स्टडी मैनेजमेंट जितना शानदार होगा उतनी ही सफलता है वो शानदार होगी। ये सारी चीज़ें मैंने मेरे जीवन में मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान और ये चीज़ें फॉलो करके देखी हैं। और मैं आपको ये और बता देना चाहूँगा, विश्वास दिला देना चाहूँगा कि जीके है वो मेरा बिल्कुल कमज़ोर था, बहुत वीक था। हमेशा से मैंने लगातार 10 साल तक और जूनियर सीनियर क्लास के अंदर या कॉलेजेस के अंदर, कॉलेज के अंदर भी बीएससी के अंदर लगा, बीएससी में कॉलेज में मेरा 2-3 साल का अनुभव रहा। और केमिस्ट्री जो है वो मैंने स्कूल के अंदर 10-11 साल तक पढ़ी, इसलिए वो अनुभव जरूर मेरे काम आया। लेकिन मैं जीके से बिल्कुल कट था, जीके की मेरी कोई तैयारी नहीं थी पहले, इस एग्ज़ाम से पहले। रीट की तैयारी भी जब 2021 वाली मैंने करी थी उसके अंदर अच्छे मार्क्स भी थे, 150 में से 134 क्वेश्चन मेरे सही थे, लेकिन वो रद्द हो चुकी। उसके बाद जब वापस सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब साथ में आए तो मैंने सेकंड ग्रेड को चूज किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बोर्ड का कि मैंने इस तरफ मेरा कदम बढ़ाया और आगे बढ़ा और सक्सेस भी मिली। तो अब देखिए, तो उसके बाद जब मैं सेकंड ग्रेड की तरफ मैंने मूव किया तब जीके को देखा। पहले रीट के अंदर जो रीट के आधार पर थर्ड ग्रेड होती थी उसमें जीके शामिल ही नहीं होता था, तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी जीके की। हाँ, साइकोलॉजी के अंदर मेरी पहले भी तैयारी थी। अब देखिए ये 60 क्वेश्चन है, इसको मैंने किस प्रकार से डिवाइड किया था और आराम से इसको एक जब जीरो से उठ करके जीके को तैयार करने वाला कैंडिडेट आपसे ये बात करता है तो निश्चित तौर पर और ये स्ट्रेटजी है वो काम कर सकती है, कारगर हो सकती है। मैंने जो टारगेट तय किया था उसके अकॉर्डिंग ये था कि मुझे इन 40 क्वेश्चन में से और लगभग 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है वो काट पीट करके सही करने ही करने हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग तैयारी मुझे करनी है, ठीक है। तो ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। देखो सेकंड ग्रेड के अंदर किसी भी सब्जेक्ट से कोई जॉब करना चाहता है तो ये टारगेट तो लेकर चलना पड़ेगा। और मैं सिर्फ सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूँ, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में चले जाओ, चाहे आप थर्ड ग्रेड के अंदर चले जाओ, रीट पास करने के बाद थर्ड ग्रेड की भी अगर अपन तैयारी करेंगे तो भी अब जीके शामिल होता है। और ये रेशो तो थर्ड ग्रेड में तो इससे भी ज़्यादा, ये रेशो तो अपने को लेकर के ही चलना पड़ेगा। इस रेशो के बिना तो अपना काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 40 में से 25 क्वेश्चन कोई बड़ा टारगेट नहीं है, आप सोच करके देखें कि इतना कर सकते हैं आप, है ना। अब रही बात ये कि सर अभी साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर जो पेपर हुआ उसके अंदर आप करके बता दो ये, तो भाई उसके अंदर अगर अपन करके नहीं बता सकते तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर जो 60 के टारगेट को तय करने वाला कैंडिडेट अगर 50 क्वेश्चन से के ऊपर भी आकर के अटक जाएगा ना तो उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो अपने को ये नहीं, हाँ ये टारगेट अपना तब होना चाहिए जब एवरेज पेपर हो, ठीक है, जो एक निश्चित लेवल का पेपर आता है उस लेवल का पेपर हो तब हम ये कर देंगे। अब अगर पेपर इजी आ गया तो अपन 2 क्वेश्चन ज़्यादा भी खींच सकते हैं और टफ आ गया तो 2 क्वेश्चन कम भी रह सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी है वो इस स्ट्रेटजी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, इसके चारों तरफ घूमनी चाहिए। अब देखना करंट के अंदर, करंट में 10 में से कम काट पीट करके कोई 5 क्वेश्चन तो बता ही सकता है। इतनी तो करंट की तैयारी अपनी ही होनी ही चाहिए क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, तो इतना तो अपना चलेगा। अब इंडिया और वर्ल्ड वाला, इंडिया वर्ल्ड वाले के अंदर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके अंदर पॉलिटी आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, इकोनॉमिक्स वगैरह भी आ रही है, सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर भी शामिल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग अपने को और इसमें से 20 क्वेश्चन तो निकालने ही चाहिए। 30 में से 20 क्वेश्चन हैं वो तो अपन निकाले ही। यदि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन कम हो रहा है तो यहाँ या यहाँ 1-2 क्वेश्चन बढ़े, एक एक करके भी क्वेश्चन बढ़ जाएगा। अपना टारगेट है वो इसके अकॉर्डिंग रहना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ जैसे ये 20 थोड़ा सा अपने को ज़्यादा लगे, ये 18 हो रहे हैं तो यहाँ 27 ले जाओ। अब सोचेंगे कि सर 27 कोई फिक्स है क्या?
ऐसे भी कोई स्ट्रेटजी होती है? बिल्कुल होती है साहब, ऐसे ही स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, अपनी प्लानिंग है वो बिल्कुल चलनी चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा मेरे को करके दिखाना है। इसके बाद में साइकोलॉजी में आराम से अगर साइकोलॉजी की तैयारी की जाए, अच्छी तरह से उसको मैनेज किया जाए, तो 15 क्वेश्चन तो काट पीट करके आराम से सही किए जा सकते हैं। ठीक है, और इस कैलकुलेशन को अगर अपन बैठा करके चलते हैं तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर पहुँचती है मुख्य रूप से 25 और ये 5 30, कोई ज़्यादा नहीं है, ये कोई ज़्यादा टारगेट नहीं है। आराम से 25 और 5 30, 30 और 20 50, 50 और 15 65 होते हैं। 50 और 15 ये क्वेश्चन कितने होते हैं अपने? 65 क्वेश्चन होते हैं। ये टारगेट यहाँ पहुँचता है। अब यदि इनमें से एक आध कम भी रह गया तो भी अपन 60 क्वेश्चन आराम से क्रॉस कर सकते हैं। आराम से 60 क्वेश्चन का टारगेट है वो कर सकते हैं। और जिसने जीके के पेपर में साइंस में 60 क्वेश्चन बचा लिए वो आराम से अच्छी रैंक लेकर के सिलेक्शन लेगा। पेपर जिस लेवल के आ रहे हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर पेपर है, देखो मेरिट जो है वो पेपर के ऊपर डिपेंड करती है, पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है। जिस लेवल के पेपर आरपीएससी बना रही है उस लेवल के पेपर भविष्य में भी आएंगे, लेवल डाउन नहीं होगा। तो मैं आपको तय बात बताता हूँ कि जो ये यहाँ पर 200 और यहाँ वाले 300 मार्क्स, टोटल जो 300 मार्क्स होते हैं उनमें से अब ये 300 एंड 200 500 जो मार्क्स होते हैं उनमें से आज भी जो 250 नंबर बना लेगा वो जनरल कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट होगा। अब आप सोचेंगे पहले मेरिट कैसे डिसाइड, तो पेपर की बात कर रहा हूँ। पेपर अगर जिस लेवल के आ रहे हैं उस लेवल के आते रहे और आते ही रहेंगे, निश्चित बात है लेवल डाउन नहीं जाएगा, तो मेरिट इससे ऊपर साइंस की नहीं जाएगी, आगे भी नहीं जाएगी। कैंडिडेट हैं वो ये पोस्ट इतनी देख करके, टाइम इतना कम देख करके और आराम से वो ये सोच रहे हैं कि इतने से टाइम के अंदर वो ये कैसे हो पाएगा, तो स्विच करते हैं, वो थर्ड ग्रेड की तरफ स्विच कर जाते हैं। जबकि थर्ड ग्रेड के अंदर भी जो बात चल रही है उसके अकॉर्डिंग 7000 पोस्ट हैं, उनके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। अब बताओ 7000 पोस्ट के ऊपर थर्ड ग्रेड के अंदर साइंस के लिए कितनी पोस्ट आ जाएंगी उनके हिस्से में, कितना ज़्यादा थर्ड ग्रेड के अंदर कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो ये टफ नहीं है, ये मतलब बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है ये थर्ड ग्रेड वाली देन सेकंड ग्रेड। अगर साइंस के जो कैंडिडेट हैं तो वो तो सेकंड ग्रेड के अंदर उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए तो यहाँ पर अपन फर्स्ट पेपर की बात करें तो 60 क्वेश्चन का ये अपने पास में तरीका है वो रहना चाहिए और इतना तो अपने को करना ही करना चाहिए और कर देंगे, आराम से कर देंगे। एक निश्चित स्टडी मटेरियल और उसी स्टडी मटेरियल का बार बार रिवीजन, बड़ा बहुत ज़्यादा कोई विस्तृत जो एरिया है उसको कवर करने की जरूरत नहीं है। अभी साइंस के डिपार्टमेंट के अंदर 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कभी किसी के देखे हुए नहीं। अब चाहे उसने एकदम से लिमिटेड मैटर पढ़ लिया तो उसने भी वो क्वेश्चन नहीं देखे, और जिसने बहुत विस्तृत तरह तरह की गाइडें पढ़ ली तो भी उसने नहीं देखी। जो क्वेश्चन आज तक सामने नहीं आया, नया क्वेश्चन अगर आरपीएससी डालेगी तो आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लें वो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा, और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना ही समझदारी है। उन क्वेश्चन से मेरिट तय नहीं होती। मेरिट तय होती है कि जो क्वेश्चन सामान्य या एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो पूछा जाना चाहिए उस क्वेश्चन को अगर अपन गलत कर रहे हैं, यदि अपन पढ़े हुए कंसेप्ट को गलत कर रहे हैं वहाँ अपन कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। यदि पढ़ा हुआ अपना कंटेंट है उसकी अपन ने बार बार रिवीजन किया हुआ है, वो चीज़ें अगर क्लियर हैं तो आप कंपटीशन में निश्चित तौर पर बने हुए हो, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। जो ये यूँ 5-7 क्वेश्चन हर बार आते हैं, ये नए क्वेश्चन आरपीएससी डालती है, बाद में वो क्वेश्चन ट्रेंड में चलते रहते हैं, लोग उनके बारे में चर्चाएं करते रहते हैं और भय दिखाते रहते हैं कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा। उस भय से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो 5-7 क्वेश्चन होते हैं वो केवल आरपीएससी इसीलिए डालती है कि आप भयभीत हो जाओ और आप जो पेपर है उसके अंदर कुछ गलतियां करो, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको भी आप अटेम्प्ट करो, नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाओ, बाहर हो जाओ। ये स्ट्रेटजी है वो काम करती है। जो इन चीज़ों के ऊपर पार पा लेता है, जो अपने टारगेट को ही निश्चित मानते हुए, अब कोई भी टॉपिक आपने बहुत अच्छी तरह से 5 बार 7 बार रिवाइज कर रखा है, अब उससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो औरों से भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये चीज़ ये यहाँ पर जीके में 25, ये करंट में 5, यहाँ पर ये 20-15 मान लो कम से कम, है। और ये साइकोलॉजी के अंदर 15 क्वेश्चन आराम से सही किए जा सकते हैं
क्योंकि साइकोलॉजी आजकल रट्टाबेस पर नहीं आती है। साइकोलॉजी जो है वो वास्तव में साइकोलॉजी ही लगाने वाली साइकोलॉजी आती है ना, माइंड बेस है ना, और उसको एक स्टूडेंट को अपने सामने फील करते हुए वास्तविक टीचर बनते हुए और उस एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आराम से अपना क्वेश्चन कर देंगे। और आप कहते हो कि कैसे कर देंगे, तो ऐसा मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो 20 क्वेश्चन थे उन 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन में था, वो मैंने नहीं किया, और मैंने 19 क्वेश्चन जो किए वो 19 के 19 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। और इसी साइकोलॉजी में जो मैं 15 का टारगेट लेके चला था उसमें 19 क्वेश्चन सही हो जाने की वजह से और मेरे 64 पॉइंट समथिंग क्वेश्चन जो हैं वो जीके में सही हुए थे। और ये जो क्वेश्चन जो बढ़ गए, इस बढ़ जाने की वजह से ही और ऐसा हो गया था कि मुख्य रूप से जो मेरा सिलेक्शन है वो 96 रैंक के ऊपर हुआ, जोन मिला मुझे मेरा, ठीक है। ये सब चीज़ें तो ये तो जो स्ट्रेटजी है वो अपनी फर्स्ट पेपर की रहनी चाहिए, यानी कि जीके वाले पेपर की रहनी चाहिए। अब अगर अपन बात करें मैं सेकंड पेपर की, यानी कि सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट के अंदर देखो जो जो चीज़ें अपनी रहती हैं उनकी बात अपन करें तो देखिए क्या रहेगा। सब्जेक्ट में अपने पास में 300 नंबर हैं और अपने पास जो क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या है 150 क्वेश्चन अपने को पूछे जाने हैं। इन 150 क्वेश्चंस के अंदर अपने पास में जो लेवल रहते हैं, अलग अलग मैटर रहता है। तो इनके अंदर सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी की बात करें, सीनियर सेकेंडरी वाला जो मैटर है इससे अपने को क्वेश्चन पूछे जाने होते हैं। इसके बाद में अपने को यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल यानी कि कॉलेज वाला मैटर है, इससे भी अपने को क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है वो रहेगी अपने सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियाँ, ये रहने वाली है। अब ये भी डिवाइड नहीं है कि ये 150 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। पहले के अकॉर्डिंग है वो ये रहता था कि 90 क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आते थे सीनियर सेकेंडरी से, और इसके बाद में जो कॉलेज लेवल है उससे आपके 40 क्वेश्चन आते थे, 80 नंबर का होता था। और टीचिंग मेथड जो है वो वही 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो टोटल ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो कितने हो जाते 150, और जो मार्क्स हैं वो इनके कितने होते थे 300 मार्क्स से होते थे। ये चीज चलती थी। अब कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज वाला मैटर है वो थोड़ा बहुत 5-7 क्वेश्चन है वो ज़्यादा दे दिए जाते हैं, इतना ही रहता है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क है अब भी नहीं रहता है। अब इस लेवल के अंदर अपने पास में जो सब्जेक्ट आने होते हैं साइंस के अंदर, तो उन सब्जेक्ट्स के अंदर अपने फिजिक्स आती है, इसके बाद में केमिस्ट्री पूछी जाती है, और उसके बाद में बायोलॉजी। अब देखिए फिजिक्स है वो अपन सभी जानते हैं कि जो साइंस वाले हैं वो मैक्सिमम बायो बैकग्राउंड वाले है ना। इन तीन में से कोई से भी 2 सब्जेक्ट हैं वो साइंस से फॉर्म भर सकता है। तो मैथमेटिक्स वाले जो हैं वो भी फॉर्म तो भर सकते हैं क्योंकि उनके पास में फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट हैं, लेकिन भाई उनके पास में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट उनका केवल फिजिक्स में हो सकता है, उसके बाद में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी बिल्कुल पार नहीं करती, ठीक है। लेकिन जो बायोलॉजी वाले बंदे हैं वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन दोनों के प्रति थोड़े से ज़्यादा अवेयर होते हैं, या थोड़े से उनको जानकारी उनकी ज़्यादा होती है, उनका इंटरेस्ट बायोलॉजी वाले जो हैं उनका इनके अंदर रहता ही रहता है, ठीक है। अब देखो किया क्या जा सकता है, ठीक है। उसके साथ में टीचिंग मेथड नहीं, 3 ये सब्जेक्ट हो गए, और उसके बाद में चौथा जो यहाँ पर आ गया वो क्या हो गया टीचिंग मेथड। अब इनको कैसे लेकर के और तैयारी की जा सकती है। मोस्टली जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग फिजिक्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 37-38 37-38 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के पूछे जाते हैं। इतने क्वेश्चन आते हैं जिसमें कॉलेज लेवल भी है और स्कूल लेवल भी है। यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की यूनिट रहती है सीनियर सेकेंडरी की, वो फिजिक्स के अंदर 12 यूनिट हैं, और जो कॉलेज है कॉलेज की 6 यूनिट हैं। ऐसे करके फिजिक्स में टोटल 18 यूनिट है, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री जो है तो केमिस्ट्री के अंदर लगभग आपकी 12-13 यूनिट हैं वो यहाँ से सीनियर सेकेंडरी लेवल से हैं, और इतने ही यूनिट कॉलेज से हैं। और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बात मैं करूँ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 42-43 क्वेश्चन ये कहाँ से पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी
जो अब तक की 2022 के अंदर जो सिलेबस चेंज हुआ था, ये सिलेबस जो रहा था वो 2022 के अंदर हुआ था। जो अब वर्तमान में आप साइट के ऊपर देखोगे 2024 वाली भर्ती का भी, चाहे 2022 वाली साइंस के डिपार्टमेंट वाली कोई सी भर्ती देखोगे, बायोलॉजी के जो ट्यूशन को चल रहे हैं उनकी संख्या होती है 50। सब वैकेंसीज जो है उनके अंदर 50 क्वेश्चन है वो आ रहे हैं साइंस के अंदर। अब बायोलॉजी वाले हैं वो केमिस्ट्री के एक तो जैसे डेली एवरीडे लाइफ वगैरह वाले है ना, जो ड्रग्स वगैरह वाले हैं उन क्वेश्चंस को बायोलॉजी वाले अपनी तरफ मान लेते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी संख्या है वो 52-53 जा रही है। केमिस्ट्री वाले हैं वो फिजिक्स के कुछ थर्मो वगैरह के जो क्वेश्चन हैं उनको अपनी तरफ मानते हैं, तो वो कहते हैं कि 45 जा रही है। फिजिक्स वाले उनको अपनी तरफ मानते हैं, तो वो कहते हैं हमारी संख्या 40 जा रही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि केमिस्ट्री वाले 2-3 क्वेश्चन को बायोलॉजी में मान लें, बायोलॉजी वालों को केमिस्ट्री में मान लें, तो वो संख्या 45 हो जाएगी, 48 हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी क्वेश्चन इसी रेशियो में पूछे जा रहे हैं। साइंस के डिपार्टमेंट की अभी वैकेंसी हुई है, मैंने पूरा पेपर सीक्वेंस से देखा है, तो एकदम से कंटिन्यू लगातार फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे वो 37 थे, फिजिक्स के 37 क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे। अब उसके बाद में कहीं कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री का आ रहा है और उसको फिजिक्स वाला थर्मो वगैरह के अंदर यूँ कहे कि ये हमारे वाला है, ऐसे नहीं है। गैसेस लो वगैरह है उनके अंदर बोले, ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री के और उनके अंदर 43 क्वेश्चन थे, ठीक है, 37 फिजिक्स के थे, 43 केमिस्ट्री के थे और ये 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे। और जो टीचिंग मेथड है उससे तो 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये चीज़। अब इनके अंदर अपनी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो टीचिंग मेथड है उनके अंदर अपनी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए कि अपन इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पूरा क्लियर कर सकते हैं और क्या स्टडी मटेरियल है वो अपना रहना चाहिए। तो देखिए सीधी सीधी बात है, बात करें सबसे पहले फिजिक्स की, तो पहले तो मैं मेरी बात करूं कि मैंने फिजिक्स के अंदर क्या किया। तो फिजिक्स के अंदर मैंने आरबीएससी की बुक्स भी मेरे पास ला करके रखी, मैंने एनसीईआरटी वाली बुक्स भी मेरे पास में ला करके रखी, मैंने उनको देखा, मुझे ऐसा लगा कि इतना मैटर है वो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, इतना मैटर मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने एक कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज किया, सेल्फ स्कोरर नाम से ऐप है, और उससे कोर्स परचेज किया। उनके नोट्स थे और उनके 18 यूनिट के 18 ही वीडियो थे, वो मैंने देखे। उसके बाद में मैं ये सोच करके गया था कि फिजिक्स जो है उसके अंदर मुझे जितने क्वेश्चन, हालांकि किसी भी पेपर के अंदर जितने क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं स्टीक उतने ही करूँगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन की भी रिस्क मुझे नहीं लेनी है, और फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं लेनी है। केमिस्ट्री के अंदर मैंने काफ़ी उसको पढ़ा रखा था, तो केमिस्ट्री में मैंने ये सोचा था कि उसमें अगर एक आध क्वेश्चन की रिस्क भी होगी तो लेंगे, क्योंकि वो हो सकता है अनुभव के आधार पर अपना सही हो जाए। फिजिक्स के अंदर मैंने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उन 6 में से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। ये 2 क्वेश्चन है वो 0.66 को साथ में लेके चले गए, तो जो 4 क्वेश्चन सही थे उन 4 में से ये 0.66 गया, और मेरे जो नेट फिजिक्स में क्वेश्चन बचे वो 3.33, ये क्वेश्चन फिजिक्स के बचे। अब आप सोच लो कि बिना फिजिक्स के क्या किया जा सकता है। फिजिक्स का अपने जो एक भय पाल रखा है, अपने को यूँ डर लगता है दूर से ही कि फिजिक्स के बिना अपन कैसे कर पाएंगे। तो देखिए ये केवल ये स्कोर था, है ना, और उसके अंदर मैंने वो जो सेल्फ स्कोरर वाला जो ऐप लेकर के और उससे तैयारी करी, उसके अंदर कम से कम टाइम के अंदर वो चीज़ें पढ़ाई गई। मैंने उसको चूज इसीलिए किया, वो ऐप ही मैंने इसीलिए चूज किया कि उसके अंदर कम से कम समय के अंदर वो चीज़ें हैं वो बता दी गई जो भी बतानी थी। अब मैंने केवल यही सोचा कि अगर कुछ आएगा तब तो इनमें से आ जाएगा और मैं इनमें से कर दूंगा, और अगर इनमें से नहीं आया तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम फिजिक्स को देख करके भी मैं सही नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी पहले से प्लानिंग थी और ऐसा ही हुआ। लगातार सभी एग्जाम्स के अंदर फिजिक्स इस लेवल की पूछी जा रही है कि चाहे कोई कितना भी धुरंधर हो, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन तो कर ही नहीं पा रहा, और अगर कोई कर पा रहा है तो निश्चित तौर पर से वो सिलेक्शन की दौड़ में है और होता है उसका सिलेक्शन। ये तो फिजिक्स है, उससे तो आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिजिक्स है उसको तो यूँ मान के चलो कि फिजिक्स में तो जितने क्वेश्चन कर दिए अपन ने उतने बोनस है, फिर भी जब पोस्ट कम है तो फिजिक्स को मैंने तो चलो स्किप तो नहीं किया, बिल्कुल भी पढ़ा, लेकिन अब आपको इसमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि फिजिक्स के अंदर हमें अब आगामी रणनीति है वो क्या बनानी चाहिए। तो फिजिक्स के अंदर जब थोड़ी कम पोस्ट है, मेरिट भी हाई जा सकती है थोड़ी बहुत,
तो इसको थोड़ा सा अगर अपन लें तो अगर फिजिक्स के अपने पास में 37 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन 37 क्वेश्चन में अगर अपने काट पीट करके 10 क्वेश्चन बच जाते हैं, फिजिक्स में काट पीट करके 10 क्वेश्चन बच जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बायो बैकग्राउंड से। यदि मैथ्स बैकग्राउंड वाले और साइंस के एग्जाम दे रहे हैं तब तो उनको फिजिक्स के अंदर 37 में से 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाकर वो कंपटीशन में आएंगे। लेकिन मैं बायो बैकग्राउंड वालों की बात कर रहा हूँ, 10 क्वेश्चन भी अपने अगर एकदम एक्यूरेट सही रह जाते हैं काट पीट कर तो ये काफी, ये अपने को बहुत आगे ले जाएंगे। अब देखो ये 10 क्वेश्चन कैसे, आपको फिजिक्स के लिए चाहे तो एनसीईआरटी चाहे आरबीएससी, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी या आरबीएससी शुरू में जब आप पढ़ोगे तो आरबीएससी है उसकी लैंग्वेज थोड़ी ठीक होती है, लेकिन वर्तमान में एनसीईआरटी चल रही है और वर्तमान में कुछ सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, तो वो रिड्यूस वाली नहीं, जो 2021 के अंदर एनसीईआरटी थी वो फुल सिलेबस की थी, तो 2021 वाली जो बुक्स हैं या अपने लगभग 2017 से पहले की बुक्स हैं उनमें एनसीईआरटी वाली थी, उनमें सारी यूनिट थी, है ना। उस एनसीईआरटी को लें, उस एनसीईआरटी को भी अगर एकदम से आप उस बुक को पढ़ेंगे तो वो बुक आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि जो अभी जो बच्चे 11th क्लास में या जो 12th क्लास में उन बच्चों के क्या करने चाहिए, जो भी आपके परिवार में रिलेशन के अंदर जो ठीक संस्था में पढ़ रहा हो या कोई ना कोई मिल ही जाएगा, अपन जानकारी निकाल ही लेंगे ऐसे, तो उस बच्चे के 11th 12th क्लास के बच्चे के नोट्स लेने चाहिए फिजिक्स में, जो क्या कर रहा है एनसीईआरटी बेस पर तैयारी कर रहा है। 11th और 12th क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उन बच्चों का सिलेबस भी अब तक तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो आपको एकदम से नई ताज़ा सिलेबस है ना यूँ वो नोट्स मिल जाएंगे। तो उन बच्चों के क्या लेने चाहिए, नोट्स लेने चाहिए और उन नोट्स को पढ़ना चाहिए। उन नोट्स में से जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की अपने पास में 12 यूनिट है, उन 12 यूनिट में भी अगर मैं कह रहा हूँ कि 12 की 12 छोड़ो, जो 1-2 यूनिट ऐसी भी हैं जो टफ है, काफ़ी लंबी है, अगर इन 12 यूनिट में से अपन ने 10 यूनिट भी कर ली, टोटल यूनिट देखो कितनी है, टोटल यूनिट है फिजिक्स में 18, 12 प्लस 6 18 यूनिट है। तो अगर रेशियो देखा जाए तो 37 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पर यूनिट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं फिजिक्स में, ये तय है, ठीक है। ये चीजें मैंने एनालिसिस करके देखी हैं कि ये पूछे जा रहे हैं, भले से मेरे से ये हुए या नहीं हुए, आगे भविष्य में आप कितने कर पाओगे कितने नहीं कर पाओगे, लेकिन ये रेशियो 2 क्वेश्चन पर यूनिट पूछा जा रहा है। अगर आपने 10 यूनिट की तैयारी करी तो अपन ने कितने क्वेश्चन की तैयारी कर ली, 20 क्वेश्चन की तैयारी कर ली। अब भाई साहब अगर अपन पूरे 37 क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे ना तो भी अपन इतने क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, और अगर अपन 20 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे ना तो भी अपन इसमें से 10 क्वेश्चन है वो सही कर देंगे। 20 क्वेश्चन की बार बार तैयारी कर रखी है, उन 10 यूनिट में से कुछ भी नहीं छोड़ रखा अपन ने, तो भी 10 क्वेश्चन तो 20 में से आराम से कर देंगे। और अगर ये 10 भी नहीं होते हैं तो फिर पूरे 18 यूनिट की तैयारी करके भी 10 नहीं होंगे, तो फिर फिजिक्स को लेकर चिंतित क्यों हो रहे हैं। फिजिक्स को लेकर कतई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि अपने को फिजिक्स पढ़नी है तो इससे ज़्यादा ना पढ़े, मैं कह रहा हूँ 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं पढ़े फिजिक्स में, क्योंकि कॉलेज वाली यूनिट है, कभी भी बायोलॉजी बैकग्राउंड वालों ने पढ़ी नहीं। स्कूल लेवल की जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाला है, लाइट वाला है ना, कार्य ऊर्जा बल गति ये सब चीज़ें हैं, वो एक 9th क्लास के लेवल से स्टार्ट 9th 10th लेवल से स्टार्ट होकर के फिर जूनियर सीनियर तक जाती हैं। तो उन यूनिट को अपन कर सकते हैं तैयार, उनकी अपन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उनके अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। फिजिक्स में सारे के सारे लगभग न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। यदि आपने पूरी तैयारी कर ली ना तो भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर इसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो कहूँगा फिजिक्स में अपने को 10 क्वेश्चन की तैयारी करके चलनी है, मतलब 10 क्वेश्चन अपन सही करके आ जाए, इतनी तैयारी करके चलनी है। और ये तैयारी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनसे हो जाएगी। वो बुक अपने डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत समझ में नहीं आएंगी, तो अपन क्या करेंगे 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके नोट्स लेंगे, या अपने आसपास कोई ऐसा कॉलेज वगैरह का कोई बीएससी का मैथ्स का कोई बच्चा है ना, साथी है अपना, तो उससे अपन ये थोड़ा सा समझ भी सकते हैं, तो ये तैयार हो जाएगा।
बाकी आपको किसी भी लंबे लंबे ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले कोर्स कोचिंग्स उनकी तरफ भी भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय की बर्बादी है, इतना समय आपके पास है नहीं, पैसे की बर्बादी है, ठीक है। बाकी इससे बाहर जाने की फिजिक्स में तो कतई जरूरत नहीं है। ये बस केवल ये चीज़ NCERT 11th-12th के नोट्स 10 मिनट बस ये करके चलो। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का मैटर तैयार हो गया और 20 क्वेश्चन का मैटर तैयार हुआ, उसमें से आप 10 क्वेश्चन आराम से सही कर दोगे। और अगर ये 10 भी सही नहीं हुए तो फिर पूरे की तैयारी करने के बाद भी 10 नहीं होगी, इसलिए इसी पर फोकस करना है। अब बात करते हैं अपन, मेन जो मुद्दा आता है वो ये, हालांकि मुद्दा ये भी मेन है, तैयारी कर लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उस तैयारी में जितना अपन पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपन कितना छोड़ रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ये टाइम जो अपन फिजिक्स के अंदर अगर पूरा पढ़ करके स्पेंड करेंगे, वही टाइम अगर केमिस्ट्री बायोलॉजी में देंगे तो वो हमें फिजिक्स से कहीं और ज़्यादा आगे लेकर के जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे अपन केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी संख्या है 42 या फिर 43, ये 43 ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनमें से केमिस्ट्री के अंदर आपको 30 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के ही चलना है कि 30 क्वेश्चन अपने को सही करने हैं। और ये 30 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको मैं बताऊं, केमिस्ट्री के अंदर जो 11th और 12th की केमिस्ट्री है, मुश्किल से टोटल मिला करके जो 25 यूनिट है 26 यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर, उनमें से 3 या 4 यूनिट, एक तो अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाली यूनिट है ना, उस रिएक्शन मैकेनिज्म वाली यूनिट है उसको अपने को थोड़ा सा कॉलेज के अंदर जो बीएससी पार्ट है फर्स्ट के अंदर चलती है रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके अंदर मेरे पास CBH की बुक थी और मैंने उसी में से पढ़ी थी। हालांकि मैंने कॉलेज में पढ़ा रखी थी इसलिए मुझे उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार मैंने उसका रिवीजन किया था अच्छे से एग्जाम के पास में, है ना। तो एक तो वो, इसके अलावा एक अपनी स्पेक्ट्रोस्कोप वाली यूनिट आती है जिसके अंदर वाइब्रेशन वगैरह कंपन वगैरह निकालने होते हैं, ठीक है ना, वो UV वगैरह है ना, उसकी एक यूनिट है, उसको कंप्लीटली अपने को कॉलेज में से ही पढ़ना पड़ेगा। वो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर है ही नहीं, शामिल ही नहीं है, तो उसको अपने को कॉलेज में से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक कुछ बायो केमिस्ट्री आती है, बायो केमिस्ट्री की यूनिट है जिसके अंदर जो मैग्नीशियम वगैरह है, आयरन वगैरह है, उससे संबंधित कुछ तंत्र हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह है, ठीक है, या हरित लवण वगैरह है ना, तो उनसे संबंधित कुछ टॉपिक है, उन टॉपिक को कॉलेज से पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी केमिस्ट्री को कॉलेज वाली यूनिट है उनको भी कॉलेज से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ, ये मैंने जो खुद एग्जाम दी उसके अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। और जो कल परसों ही एग्जाम हुई है साइंस के डिपार्टमेंट वाली, उस पेपर को पूरा मैंने एकदम गहराई से देखा है। यदि आप लोगों ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाली RBSc, ठीक है, या फिर अपन जो देखें NCERT, ये बुक जो कंप्लीट सिलेबस वाली है, दोनों पढ़नी है इनको। दोनों को कैसे पढ़ना है कि RBSc है वो पढ़ने में नोट्स के जैसे है, पढ़ने में बिल्कुल नोट्स की तरह लिखी हुई बुक है, आराम से पढ़ी जा सकती है। और NCERT है वो वर्तमान में चल रही है, इसलिए इसमें से कुछ फैक्ट, जैसे अभी एक बोर्ड के अंदर इसमें आपके RBSc में साइंस के डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन जो अणु है C2 अणु, इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे लोन पेयर बचता है एक, और ऐसे ये जो डबल बॉन्ड होता है, तो ये दोनों बॉन्ड कौन से होते हैं, तो ये दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं, दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, पाई होते हैं। और ये बात RBSc में नहीं लिखी, NCERT में लिखी हुई है। ये किस में लिखी हुई है, NCERT के अंदर। RBSc है वो N2 के अंदर बॉन्डिंग को समझा दिया, NCERT के अंदर C2 को समझाया हुआ था। NCERT कहते हैं कि C2 की बॉन्डिंग है उसी तरह से N2 की है, RBSc कहते हैं N2 की है उसी तरह से C2 की है। तो ये तो ठीक है, दोनों की इसी तरह से है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो फैक्ट बिल्कुल कि C2 अणु के अंदर दोनों बंद पाई होते हैं, ये लाइन किसमें लिखी हुई थी, NCERT में लिखी हुई थी। तो RBSc, अब कहोगे कि सर दोनों क्यों पढ़ी जाएंगी, दोनों कैसे पढ़ी जाएंगी, तो यदि आप पहले RBSc पढ़ दोगे और अगर आप NCERT को समझ पा रहे हो तो NCERT पढ़ दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ोगे एक किताब को, ऐसा नहीं है, रिवीजन तो करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। तो RBSc अगर आपने पहले एकदम से गहन तरीके से पढ़ ली तो NCERT पढ़ने के अंदर कोई जोर नहीं आएगा। कुछ लाइनें हैं बस जो नई जुड़ जाएंगी, कुछ एग्जांपल्स हैं वो नए जुड़ जाएंगे, बस इतना होगा।
या अगर आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ दी फिर आरबीएससी पढ़ रहे हो तो भी कुछ ही कंसेप्ट है, उनका तरीका है वो नया होगा। बाकी आराम से, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आरबीएससी पढ़ने में भी आपको पहले 2 महीने लगेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ने में भी 2 महीने लगेंगे, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने आरबीएससी पहले पढ़ती है, पूरी बुक पढ़ती है आरबीएससी वाली जो केमिस्ट्री वाली है, तो एनसीईआरटी को पढ़ने के अंदर और इसका 1/4 टाइम लगेगा, जितना रिवीजन में लगता है उतना ही लगेगा, ठीक है। और अगर पहले आपने एनसीईआरटी पढ़ दी तो आरबीएससी पढ़ने में भी उतना ही उसका 1/4 टाइम ही आपको लगने वाला है। तो ये दोनों चीजें पढ़नी है और ये चीजें मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ आपके सामने पेश करूंगा कि किस प्रकार से आरबीएससी और एनसीईआरटी में से, और ये जो 42 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 35 क्वेश्चन आरबीएससी और एनसीईआरटी में से ही पूछे गए। अब ये ऊपर 5-7 क्वेश्चन रह गए तो वो तो 3-4 यूनिट भी तो बाहर हैं, है ना। स्पेक्ट्रो वाली यूनिट है वो जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, या सीनियर तक के जूनियर सीनियर में है ही नहीं, तो वो तो कॉलेज में से ही पूछ रही है, वो अपने को तैयार भी कॉलेज में से करनी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो यूनिट चाहे वो स्कूल वाले सिलेबस में से हैं चाहे वो कॉलेज वाले सिलेबस में से, उनमें से जो यूनिट सेकेंडरी और जूनियर और सीनियर वाले लेवल में शामिल हैं वो वहाँ से पढ़ लो। उसके बाद ये कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ये गारंटीड बात है, ये चीज़ मैंने अपना के देखी है, ठीक है। और किसी भी एग्जाम का पेपर उठा लेना, आप पेपर उठा करके और क्वेश्चन मैच कर लेना, कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपको 11th और 12th वाले मिल जाएंगे, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रो हो, चाहे आपकी केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे आपकी सॉल्यूशन वाला कोई सा भी चैप्टर क्यों ना हो, है ना, चाहे पॉलीमर वाला हो, कोई सा भी चैप्टर उठा करके देख लेना, आप कोई सी भी यूनिट उठा करके देखना जो 11th और 12th में शामिल है, वो वही यूनिट आप जब सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस के अंदर भी कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाले लेवल में हैं, और कुछ जो कॉलेज वाले में हैं वो भी हैं 11वीं वाली यूनिट, नाम मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे एज इट इज आपको, ठीक है। मैंने बहुत इसका विश्लेषण करके और ये बात इतने विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कतई सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये चीज़ें अपन यहाँ से कॉलेज से पढ़ें, यहाँ से कॉलेज से पढ़ें। कॉलेज से वो चीज़ें पढ़ेंगे जो चीज़ें 11वीं 12वीं में नहीं हैं, वो चीज़ें कॉलेज से बिल्कुल पढ़ेंगे, और जो वहाँ हैं वो वहाँ से पढ़ लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। अब बात आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर आप देखोगे तो लगभग 18-20 यूनिट हैं, यही तो हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल वाले के अंदर, और लगभग 15-16 यूनिट हैं, यही यूनिट हैं कॉलेज वाले में। ऐसे करके लगभग 34-35 यूनिट हैं टोटल, जो कि अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। लेकिन उसमें आप देखोगे जैसे सेल बायोलॉजी है, सेल एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक। अब ये यूनिट 11वीं वाले सिलेबस में भी दे रखी है, ये यूनिट अपने को यहाँ भी दे रखी है, प्लांट एनाटॉमी यहाँ भी दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है, जेनेटिक्स यहाँ भी दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है। अब क्या कर रखा है, कुछ टॉपिक सेल वाले यहाँ शामिल कर लिए, जैसे सेल है उसकी स्ट्रक्चर वगैरह, सेल ऑर्गन्स वगैरह यहाँ शामिल कर लिए, तो सेल डिवीजन यहाँ शामिल कर लिया। लेकिन 11th और 12th की जो आरबीएससी की बुक्स हैं उनके अंदर आपको सेल की स्ट्रक्चर भी पूरी मिल जाएगी, सेल डिवीजन भी मिल जाएगा, दोनों चीजें मिल जाएंगी। और मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, जिस सिलेबस से मैंने सिलेबस को लेकर के तैयारी करी थी, मैंने बाकायदा सिलेबस के ऊपर सिलेबस में नोट किए थे कि ये चीज़ कॉलेज वाली यहाँ शामिल है, ये सीनियर सेकेंडरी वाली यहाँ शामिल है, ये टॉपिक कॉलेज वाले में है, इस यूनिट का ये टॉपिक आरबीएससी में है, ये टॉपिक एनसीईआरटी में है। ये बाकायदा पूरा सिलेबस का जो पूरा ऑपरेशन करके रखा, तब जाकर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये चीज़ें जूनियर और सीनियर वाली किताबों में से कवर हो जाएंगी। और जो चीज़ें कवर नहीं हो रही थी, जैसे एक अलग अलग एनिमल्स की सोसाइटी, सोशल एनिमल्स जैसे मधुमक्खी वगैरह है, वानर हैं, ये चीज़ें कुछ जैसे प्लांट फैमिलीज थी, है ना। प्लांट फैमिलीज के अंदर जो 6-7 फैमिलीज दे रखी है अपने सेकंड ग्रेड में, उसके अंदर जो 11वीं 12वीं की किताबें हैं उनके अंदर 3 फैमिलीज दी हुई हैं, 4 फैमिली नहीं है। तो जो चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ 11वीं और 12वीं वाले सिलेबस के अंदर बुक्स में नहीं है वो अपने को कॉलेज में से पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दोनों में कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन जो 11वीं 12वीं में है वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको मैंने यहाँ तक जो बात बताई, फिजिक्स में एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, आरबीएससी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
केमिस्ट्री में आरबीएससी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों ही पढ़नी है, दोनों ही पढ़नी है। एक से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और दूसरी चीज है उससे फैक्ट जुड़ेंगे, कुछ फैक्ट नहीं जुड़ेंगे। बायोलॉजी जो है उसमें देखो अनिवार्य बता रहा हूँ, कंपल्सरी बता रहा हूँ, यहाँ आप एनसीईआरटी आरबीएससी कोई सी भी पढ़ो काम चल जाएगा, यहाँ कोई सी एक भी पढ़ो काम चल जाएगा। बायोलॉजी के अंदर आपको आरबीएससी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी में आरबीएससी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद एनसीईआरटी है वो आप इसलिए जोड़ सकते हो कि क्या पता कोई लाइन यहाँ से दी आ जाए और अपना एक दो क्वेश्चन भी मिस नहीं हो। और आरबीएससी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना है वो मात्र 10 दिन का काम है, सिलेबस के साथ साथ, पूरे सिलेबस के साथ साथ उसको साथ लेके चले तो भी 10 दिन का काम है। लेकिन आरबीएससी बायोलॉजी में आरबीएससी की बुक है वो पढ़नी ही पढ़नी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कह रहा हूँ चाहे आप किसी भी कोचिंग के बड़े बड़े नोट्स पढ़ लो, उससे ज़्यादा फायदा देके जाएगी बायोलॉजी के अंदर आरबीएससी की बुक। आरबीएससी की बुक के अंदर सारी चीज़ें इतनी नीट एंड क्लीन। आप एक तरफ रखना एनसी या आपकी आरबीएससी की बायोलॉजी की 11वीं की और 12वीं की किताब, एक तरफ किताब रख लेना, एक तरफ सेकंड ग्रेड का सिलेबस रख लेना, और उसके बाद देखना आप ये इतना काम करके देख लेना, मेरे कहने से करके देख लेना। हो सकता है आपका एक दिन चला जाएगा इसके अंदर, है ना, लेकिन आप करके देखना कि एक तरफ आपका सिलेबस होगा सेकंड ग्रेड वाला बायोलॉजी का और एक तरफ 11वीं 12वीं की बुक्स होंगी। और फिर उसमें से आप जब टॉपिक देखोगे ना, जो अपने सेकंड ग्रेड वाले टॉपिक हैं उनको देखोगे और बुक्स को देखोगे तो आपको खुद को ये महसूस होगा कि ये सेकंड ग्रेड वाला सिलेबस है वो इन बुक को सामने रख कर बनाया गया है। जो आरबीएससी वाली बुक्स हैं उनको सामने रख करके और सेकंड ग्रेड वाला सिलेबस बनाया गया है, ये चीज़ आप खुद फील करोगे। और अगर ये चीज़ें आपने कर ली उसके बाद में टीचिंग मेथड आती है। टीचिंग मेथड्स के लिए मैंने जो पढ़ी थी वो मंगल की बुक पढ़ी थी, हालांकि उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा विशेष मैटर नहीं दिया हुआ था, लेकिन ठीक ठाक था। और कोई साइंस की बुक भी टीचिंग मेथड की मुझे मार्केट में अवेलेबल हुई नहीं, मैंने मंगल्स वाली जो बुक थी वो पढ़ी थी और उससे मेरा काम हो गया था। मेरे जो 20 में से हैं वो 14.66 ये क्वेश्चन काट पीट करके बचे थे जो मैंने की मिलाई थी बोर्ड की या आरबीएससी की, सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंग इतने क्वेश्चन मेरे टीचिंग मेथड्स के अंदर भी बच गए थे, है ना। तो अब देखो अपनी जो बात चल रही थी कि कितने कितने क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, ये तो रहा स्टडी मटेरियल। इसके अलावा अगर आप में से किसी को चाहिए तो मेरे पास में एनसीईआरटी की बुक्स भी थी, आरबीएससी की बुक्स भी थी और मेरे पास में एलन के नोट्स भी थे। मेरे पास में एलन के जो मॉड्यूल्स थे ना वो मॉड्यूल्स भी केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, फिजिक्स के तो नहीं थे, लेकिन एलन के मॉड्यूल्स जिसकी चर्चा चलती है बार बार कि हमें एलन मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, क्या एलन मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। मेरे पास में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो मॉड्यूल्स हैं एलन के वो आज भी प्रेजेंट हैं, बस है मेरे पास, लेकिन मैंने इन मॉड्यूल्स को नहीं पढ़ा। लेकिन यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एलन में से निकाल सकते हैं, बाकी मैं तो इनको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा कि इनमें आप टाइम वेस्ट करें, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। इसके मॉड्यूल्स को आप निकालेंगे ना, इतने में बहुत अच्छा है कि इनका 2 बार रिवीजन और कर दो, एनसीईआरटी आरबीएससी का 2 बार रिवीजन और कर दो, आराम से सही हो जाएगा। अब बात कर रहे हो कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, चाहे जीके का पेपर हो चाहे आपका सेकेंड सब्जेक्ट का पेपर हो, प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस करने का एक ही तरीका है PYQ। जो विश्वसनीय तरीका है वो PYQ ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हैं। आरपीएससी की राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम्स होती हैं उनकी जितनी भी एग्जाम हुई है पहले उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करो, उनमें ना तो आपको कोई विरोधाभास की स्थिति मिलेगी। जैसे जीके के लिए मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मैंने कोई टेस्ट वगैरह सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं की, क्योंकि टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन किसी कोचिंग वाले डाल दिया, दूसरा कहेगा कि मुझे इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन देना है, उनमें से आना जाना कुछ होता नहीं है ना। सामान्य क्वेश्चन जो है वो तो हर कोचिंग के ही मिलते हैं, किसी भी कोचिंग के। और जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 में से 75 क्वेश्चन हैं वो हर एक कोचिंग के जैसे मिल रहे हैं, या 60 क्वेश्चन हर एक कोचिंग के मिल रहे हैं, सारे कहेंगे हमारे ये मिल गए, हमारे लिए वो मिल गए, ठीक है। जबकि मैंने इसके लिए जो दिशा 2020 वाली किताब थी क्वेश्चंस के लिए, है ना, वो किताब मैंने इसलिए पढ़ दी क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो पहले राजस्थान की किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन शामिल करता है ना। तो उसी का मैंने रिवीजन किया ताकि मेरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। बस आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो कर सकते हैं,
लेकिन उस टेस्ट सीरीज के अंदर अगर मान लो किसी भी टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर कम रह गया, तो आप उसका थोड़ा सा विचार मंथन करें कि जो कम स्कोर रहा वो मैंने पढ़ी हुई सामग्री में से मेरे क्वेश्चन गलत हो गए या फिर ऐसे क्वेश्चन गलत हुए हैं जो मैंने पढ़ी नहीं। ऐसा देखें आप, यदि आपने जो सामग्री पढ़ी ही नहीं है उसमें से कोई क्वेश्चन था और वो आपका गलत हो गया तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो चीज़ पढ़ी हुई है उसमें से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंता नहीं, तब भी चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ आप करें। अब देखिए जो चीज़ें यहाँ शामिल हो रही हैं, अपने को फिजिक्स के अंदर 10 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि इतने सही कर दें, 20 की तैयारी करनी है, 10 सही कर देने ही नहीं, ज़्यादा हो गए तो। केमिस्ट्री के अंदर जो 43 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें से अपने को 35 क्वेश्चन का 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ही मान लें, 30 क्वेश्चन का टारगेट वो लेकर के चलना है। यहाँ से बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो अपने को 50 पूछे जा रहे हैं, तो 50 में से 35 क्वेश्चन अपने सही होने ही होने चाहिए बायोलॉजी में। अब ये चीज़ मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, केमिस्ट्री जिनकी मजबूत है वो इस 30 को 35 तक लेकर के जाए, और जिनकी बायोलॉजी मजबूत है वो 35 को 40 तक लेकर के जाए, कर सकते हैं आराम से। अब कोई आदमी अगर 2 साल 3 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा है या फिर उसने कहीं नीट वगैरह की तैयारी कर रखी है तो आराम से वो 40 तक भी लेकर के जा सकता है क्वेश्चन को। लेकिन ये तो रहे केमिस्ट्री में 42-43 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 30 क्वेश्चन तो सही हो ही हो, यहाँ 50 में से 35 क्वेश्चन तो सही हो ही। और उसके बाद में जो टीचिंग मेथड्स आती हैं, टीचिंग मेथड्स के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन पूछता है, तो 20 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन का टारगेट को आपको लेकर के ही चलना है। ये टारगेट जब अपन लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर 15 और 35 50, 50 और 30 आपके 80 और 80 और 10 90 क्वेश्चन हो गए। जो कैंडिडेट 90 क्वेश्चन सही कर देगा काट पीट करके सेकेंड पेपर में, और जो कैंडिडेट 60 क्वेश्चन कर देगा जीके में, उसके टोटल 150 क्वेश्चन हो गए और 300 नंबर हो गए। 300 नंबर के अंदर टॉप 20 टॉप 20 में सिलेक्शन लेकर के जाएगा। 300 नंबर जो लेकर के आ गया वो टॉप 20 के अंदर सिलेक्शन लेकर के जाएगा, निश्चित तौर पर गारंटी के साथ ये बात मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी। अब इसके बाद में अलग अलग केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी यूनिट कहाँ से मैच करती है, आगे के मेरे 1-2 वीडियोज जो हैं वो इस स्ट्रेटजी से संबंधित केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहेंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस जितना मैटर मैं करवा सकता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर तो 100% ही, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने लगातार 10-11 साल तक पढ़ा रखी है ना, और रुचि रखता हूँ मैं कि इसको मैं छोड़ूँ नहीं। अभी सेकेंड ग्रेड के अंदर सेलेक्ट हो गए, 9th-10th क्लास तक पढ़ाना पड़ता है, लेकिन इसको छोड़ा नहीं जाए। और शुरुआती 1-2 साल के अंदर जब मैं शुरुआत कर रहा था तो छोटी संस्था से शुरुआत हुई, वहाँ पर मैंने 2 साल बायोलॉजी भी पढ़ाई, तो इसका भी मैटर है वो आपके सामने जितना भी मैं यहाँ प्रोवाइड करवा सकता हूँ वो करवाऊँगा। 8 महीने हैं वो कम नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, चलते रहो अपनी राह के ऊपर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ मज़ा आएगा। और यूँ 8 महीने बाद एग्ज़ाम लेकर के आओगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तव में इस स्ट्रेटजी के ऊपर अपन चले और बहुत अच्छी तरह से अपनी जो तैयारी है वो एक यूँ कहें कि एक अच्छे लेवल के ऊपर, एक स्तरीय लेवल के ऊपर पहुँची। ठीक है, और एग्ज़ाम है वो भी अच्छी हुई, और आने वाले टाइम के अंदर आप भी सेकंड ग्रेड साइंस टीचर के रूप में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पदस्थापित होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ में मिलते हैं फिर से। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।